दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हिंदी कहानी। यहाँ पर आपको मिलेंगी बेस्ट क्वालिटी की हिंदी कहानियाँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कीजिए और नीचे दिया गया बेल का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई कहानी पब्लिश होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। यहाँ पर हम निरंतर ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे। चलिए आपको लिए चलता हूँ आज की नई कहानी की तरफ। यूनिवर्सिटी का काम ख़त्म करके मुझे एकाएक लखनऊ जाना पड़ा। मैं काम ख़त्म करके सीधे अपनी बचपन की सहेली प्रीति के घर पे जा पहुंची, जो वही अपने पति, बच्चे और सास के साथ में रहती थी। बरसों बाद मुझे यूँ आया देख उसे खुशी का ठिकाना न रहा। वक्त की लंबी दौड़ में थोड़ी मोटी तो वो हुई थी, मगर चेहरे पर वही मासूम हंसी बरकरार थी। मुझे खुशी के अतिरेक से थामे घर के अंदर ले गई, जहाँ उसकी सास प्रणीता देवी ने आत्मीयता से मेरा स्वागत किया। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर वो मुझे सीधा अपने कमरे में ले गई। मेरा बैग एक और रखते हुए बोली, अच्छा हुआ जो ओम जी 15 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं। हम लोग यहाँ इत्मीनान से बातें कर सकते हैं। जा तो हाथ मुंह धो ले और मैं चाय बना लेती हूँ। चाय के साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने दिनों के बाद मिलकर एक दूसरे को सब कुछ बता देने के लिए हम दोनों भी बेसब्र थे। बातें एकाएक करियर के पॉइंट पर आकर थम गई और प्रीति ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अच्छा हुआ सुशीला जो तू कॉलेज में पढ़ाने लगी। कम से कम स्वतंत्र तो है। नौकरी करने वाली लड़कियों को घर परिवार और समाज में भी महत्व मिलता है। एक मैं हूँ कि हर समय घर परिवार के लिए मरती खपती रहती हूँ, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, फिर भी किसी को मेरी कदर नहीं है। मुझसे काम लेना सब अपना अधिकार समझते हैं, मगर मेरे प्रति किसी को भी अपनी फर्ज याद नहीं रहता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो प्रीति? मैंने कहा, घर बाहर दोहरी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं थक जाती हूँ। बैंक बैलेंस चाहे बढ़े मगर सुख चैन का अनुभव कभी नहीं होता। कोई आर्थिक मजबूरी नहीं है तो नौकरी क्यों करना ज़रूरी है? पहले जब मैं करियर के लिए दौड़ रही थी मेरी समझ में ये बातें नहीं आई, मगर अब मैं समझ पा रही हूँ। तब प्रीति ने कहा, मेरी बातों का अर्थ यह नहीं है सुशीला कि मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। अपनों के लिए जीने में मुझे भी सुख मिलता है, फिर भी ये सब इमोशनल फुल बनकर मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के लोग अधिकारों के साथ फ़र्ज भी याद रखें। मेरे पति का ऐसा स्वभाव है कि वो बाहर वाले से 2-4 लाइन भी बोल देते हैं, लेकिन मेरे साथ तो सुबह से शाम तक कुछ भी बात नहीं करते। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता। तरस जाती हूँ इनसे बात करने के लिए। सुबह उठते ही अखबार से चिपक जाते हैं। ऑफिस जाते समय तैयार होंगे, नाश्ता रख दूंगी तो खा लेंगे, वरना यूं ही चले जाएंगे। न खाने की कभी तारीफ न आलोचना। यूं ही लोग कहते हैं कि पति के दिल तक जाने का रास्ता पेट से होकर जाता है। अब तुम ही बताओ, कोई कैसे ऐसे आदमी के साथ दिल तक जाने का रास्ता ढूंढे? सभी कहते हैं सीधा पति मिला है। सच कहूँ तो सुन सुनकर दिल जल भून जाता है। सीधे की तारीफ करना अलग बात है, उसके साथ निभाना अलग। मैं तो अपने दिल की बात भी ओम जी के साथ कभी शेयर नहीं कर पाई। तब सुशीला ने कहा, वो नहीं बोलते तो तुम बोला करो ना, देखना वो धीरे धीरे बोलने लगेंगे। 15 साल से कोशिश कर रही हूँ सुशीला, पर वही ढाक के 3 पात। एक दिन मैंने इन्हें बहुत प्यार से समझाया कि ऑफिस से आकर कुछ देर साथ बैठा कीजिए, बात कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगले दिन ऑफिस से आते ही पूछने लगे, कैसी हो, सब ठीक है ना? मैंने तो तन बदन में आग लग गई। जितना कम ओम बोलते हैं उतना ही ज़्यादा इनकी माँ बोलती है। मेरे हर काम में मीन मेख निकालना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इधर हमारी बातें थमने का नाम नहीं ले रही थी, उधर उसकी सासू माँ थोड़ी थोड़ी देर पर किसी न किसी को पुकारती रहती। उनका यह व्यवहार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। शायद हम दोनों बातों में इतना मशगूल हो गए थे कि वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट निरंतर आपके लिए बनाते रहें। चलिए अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये क्या अम्मा जी, बार बार बुलाई जा रही है? इतने दिनों बाद सुशीला आई है, कुछ देर तो चैन से बातें कर लेने दीजिए। बोलते हुए प्रीति उठी और सब्जी का टोकरा उनके पास रख आई। तत्काल उनका अरण्य रोदन समाप्त हो गया। ये हुई ना बात। बातें करने के लिए कौन मना कर रहा है बहू? जितना चाहे उतना बातें कर लो, पर कुछ खिलाने पिलाने का इंतजाम भी तो करो, सासू माँ ने कहा। आप मटर छिल दे, मटर पनीर बना दूंगी। मटर की दाल बनाओ ना, शुद्ध घी का छौंक लगाकर। मटर छिलते हुए उसकी सासू माँ ने झट से रेसिपी बदल दी। मैंने भी प्रणीता देवी का समर्थन कर दिया, जिससे उत्साहित होकर वो थोड़ी देर बाद रसोई में जाकर खुद ही दाल बनाने लगी थी। खाने की मेज पर सबके मुंह से दाल की तारीफ सुनकर खुशी से उनका चेहरा दमकने लगा था। कुछ ही देर पहले जब मैं आई थी उन्हें कमला के साथ धीमे धीमे बात करते देख मुझे लगा कि इतनी उम्र दराज होने के बावजूद भी वो बहू पर बड़ी निगरानी रखती है। वो जितनी देर में प्रीति से बातें करती रही, कमला मेरे आसपास ही मंडरा रही थी।
प्रीति उसे डांटते हुए बोली, स्पाई का काम छोड़ो कमला और जाके रसोई संभालो। इस उम्र में भी बहू की गतिविधियों पर नज़र रखने जैसी उनकी हरकत मुझे नागवार गुजर रही थी, लेकिन सबके साथ खाना बनाने में शामिल होने के बाद उनके मन की कड़वाहट जाने कहाँ घुल गई और उनके होठों पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। मगर प्रीति ने जिस सहजता के साथ अपनी वृद्ध सास को घरेलू कार्यों में शामिल कर लिया वो मुझे खटका। रात में प्रीति के साथ उसके कमरे में सोई तो बातों का सिलसिला फिर से चालू हो उठा। प्रीति बार बार मुझे 2-4 दिन की छुट्टी लेने का इसरार कर रही थी, लेकिन सास बहू के बीच ये साँपने वाला अंदाज मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। प्रीति ने मेरे मन की बातें पहले ही पढ़ ली थी, तो शायद हमारी नोकझोंक से घबरा रही है, पर ये तो रोज की बातें हैं, जीवन के मिर्च मसाले हैं जो नीरस जीवन में स्वाद भरते हैं। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो गड़बड़ होती है, जो मैं कभी नहीं होने देती। लेकिन मैं उस प्रीति को ढूंढ रही थी जिसने कॉलेज में हमारे बुजुर्ग विषय पर बोलते हुए उन्हें जीवन संध्या में आराम व सम्मान देने की बातें कहकर प्रथम पुरस्कार और ढेर सारी वाहवाही लूटी थी। तो अब कहाँ इनकार कर रही हूँ। आज भी मेरा मानना है कि बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं। उनका अनुभव कई बार हमें जीवन की सफलता की गुरु मंत्र दे जाता है। अनुभव से मैंने यही सीखा है कि उन्हें देवता बनाकर उनके जीवन में इतनी मिठास मत घोलो कि उन्हें डायबिटीज हो जाए। कुछ समझी कि नहीं? देखो, अति हर बात की बुरी होती है। बुजुर्गों को पूजने के बजाय उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़े रखना चाहिए, वरना जिम्मेदारियों से अलग होते ही मोक्ष के लालच में वो धार्मिक कर्मकांडों में इतना उलझ जाते हैं कि वो घर परिवार से कटने लगते हैं और ये बात उन्हें अकेला करने लगती है। उन्हें अनुपयोगी मानकर कई बार बच्चे ही उन्हें ऐसा जीवन अपनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि बुजुर्गों को भी अपने जीवन की सार्थकता अपने बच्चों के सुख दुख के साथ जुड़कर ही होती है। तुम ही सोचो, जिसने बरसों तक घर का मुखिया बनकर उसे संभाला हो, जिसकी ईंट ईंट से उसका अस्तित्व जुड़ा रहे, जिसने कभी बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए अपनी हर खुशी दांव पर लगा दी हो, वृद्धावस्था में उन्हीं के छोटे छोटे काम करने के मौके भला वो कैसे चूकना चाहेंगे? उन्हें सेवा मुक्त करना समस्या को और बढ़ा दे सकता है। सांसारिक संबंधों से विरक्त होकर कोई कैसे खुश हो सकता है? अपने बेटे की शादी कर माँ भी कभी बहू से ये जरूर कहती है कि संभालो अपनी गृहस्थी, अब यह तुम्हारे हवाले, अब तो मैं पूजा पाठ करके परलोक सुधारो। बहू चाहे जितनी मेहनत से घर संवार ले, सामंजस्य बिठा ले, मगर सास हमेशा आलोचक की दृष्टि से उसे देखती है। उम्र के इस दौर में शारीरिक तौर पर अशक्त होने पर बहू से काम करवाना भी जरूरी होता है, मगर बहू घर की मुखिया बने ये सास को कभी नहीं सुहाता। ये टकराव का मुख्य बिंदु होता है। प्रीति लगातार बोल रही थी, जरा सोचो, बहू अपनी सास को घर के राग विराग से अलग कर पूजा पाठ में ही लगे रहने पर मजबूर कर दे तो सास मानसिक अवसाद से घिरकर जल्दी ही दुनिया को अलविदा कह देगी, क्योंकि बहू को मात देने की अभिलाषा ही सास की जीजीविषा होती है। इसलिए मैं अपनी सास को जानबूझकर कुछ काम सौंपती हूँ ताकि वो सक्रिय और उत्पादक जीवन बिता सके और धर्म कर और मिथ्या ढकोसलों से दूर रहे। और सुनो, जब भी मेरा बेटा हॉस्टल से घर आता है ना, अपने सबसे ज़्यादा समय वो दादी माँ के साथ ही गुजारता है। वो उसके साथ लूडो खेलती है, उसके बालों में तेल लगाती है और खुश रहती है, जबकि मेरी गलतियों की फेहरिस्त बनाती रहती है ताकि बेटे को ऐसा दिला सके कि उनकी बहू उनसे कमतर है। कई बार तो खाने की मेज़ पर इतना बुरा मुंह बना लेती है कि पति मुझे शिकायती अंदाज में देखने लगते हैं, मानो खाने में मिर्च काफ़ी डाल दी हो। दरअसल ऐसा वो बेटे का प्यार वो सहानुभूति पाने के लिए करती हैं। हालांकि कभी कभी मेरा धैर्य चूक जाता है और मैं उन्हें जवाब भी दे देती हूँ। कुछ देर रुक रुक कर प्रीति हंसते हुए बोली, जानती हो, कई बार तो सास यहाँ तक बोल देती है कि अगर मैंने उन्हें कुछ कहा तो वो मीडिया में मेरी शिकायत कर देगी। वो दिल की बुरी नहीं, लेकिन थोड़ा गुस्से वाली है। कल्पना करो सुशीला कि कल यदि सचमुच मेरी सास की शिकायत पर कोई चैनल वाले सास बहू टाइप स्टोरी करने के लिए मेरे घर पे आ धमके तो क्या होगा? दिन भर मेरी खबर चलती रहेगी और लोग कहेंगे, देखिए जरा कितनी बुरी बहू है, सास का जीना हराम कर दिया है। प्रीति की बेतुकी सी कल्पना पर हम दोनों ही हंस पड़े। प्रीति फिर बोली, सुशीला, जिंदगी में हम हर रिश्ते को अपने अनुकूल तो चुन नहीं सकते। जो मिलता है उसे अपने अनुकूल बनाने की कोशिश तो ज़रूर करनी पड़ती है ताकि घर में हर सदस्य के जीवन की थोड़ी खुशियाँ बची रहे। ये भी ठीक नहीं है कि बुजुर्गों की बेतुकी व अतार्किक बातों को माना जाए और केवल उनका अहम तुष्ट करने के लिए बहू की ज़िंदगी बर्बाद की जाए। मैं घर की शांति के लिए हर संभव उपाय करती हूँ, सास को भी काम में मसरूफ़ रखती हूँ। खाली दिमाग शैतान का घर जो होता है।
प्रीति के इस लंबे आख्यान के बाद मुझे महसूस होने लगा कि तमाम मत विरोध के बावजूद इस सास बहू में गहरा स्नेह भाव भी है। प्रीति ने मुझसे कहा, जानते हो सुशीला, मेरी सास मेरे साथ ही रहना चाहती है। एक बार मेरे देवर इन्हें साथ ले जाने आए तो शर्त रख दी कि 1 हफ्ते में वो वापस लौट आएंगी। देवर बोले भी, माँ तुम्हें भाभी तो यहाँ हरदम काम पकड़ाती है, जबकि मेरे घर तो तुम्हें 1 गिलास पानी भी नहीं लेना पड़ता, फिर जाने से क्यों मना करती हो। इस पर सास बोली, अरे ये तुम क्या कह रहे हो अजनी, आज भी मुझे ओम से ज़्यादा प्रीति पर भरोसा है। जो अपनापन मुझे प्रीति से मिलता है ना, वो तो अपनी बेटी से भी नहीं मिलता। उनके कामों में हाथ बटाकर मुझे खुशी मिलती है कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तुम्हारी नज़रों में प्रीति चाहे जैसी भी हो, पर उसके हर फैसले में मैं शामिल रहती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मेरा भी वजूद है और मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, जिसे मेरी सलाह की ज़रूरत है। इतनी लंबी बातचीत के बाद प्रीति थक कर सो गई, मगर मेरे दिमाग में ये संबंधों का ताना बाना चलता ही रहा। बदलते समय के साथ जीने के तरीके और रिश्ते भी बदल जाते हैं। प्रीति अपनी नई सोच के साथ रिश्तों की डोर को मजबूती से थामे नई चुनौतियों का सामना कर रही थी। सास ससुर को देवता समान पूजने की धारणा से अलग वो उन्हें रोजमर्रा के कामों से जोड़े रखने में यकीन करती है। इससे सास के उपयोगी होने का एहसास होता है। यहाँ मीठी नोकझोंक के साथ सास बहू का सहज रिश्ता दिखता है, जो उन परिवारों से लाख गुना बेहतर है जहाँ बुजुर्गों को सम्मान देने का दिखावा करके उन्हें लोग अकेला कर देते हैं। सास की बेवजह झिड़कियाँ और बहू से उनका हल्का फुल्का टकराव तो जीवन के मिर्च मसाले जैसा है, जो संबंधों में स्वाद भरकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। मैंने दूसरे दिन ही प्रीति के घर 4 दिन रुकने का कार्यक्रम बना लिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट निरंतर आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।